कॉन्सेप्ट ये है कि कहानी है 8 साल बच्चे की, जिसका नाम है छोटू। छोटू देख नहीं सकता, और उसकी बड़ी बहन परी जो 10 साल की है, वो उसको प्रॉमिस करती है कि उसके 9वें बर्थडे के पहले वो वापस देख सकेगा। जैसे बच्चे प्रॉमिसेस करते हैं, और जब बर्थडे करीब आने लगती है तो वो शी स्टार्ट्स पैनिकिंग, और देन शी सीज अ पोस्टर कि शाहरुख कह रहे हैं उस पोस्टर पे कि अपने आंखें डोनेट करके किसी की ज़िंदगी बदलो। तो ये दोनों घर से भाग जाते हैं शाहरुख की खोज में, बिकॉज़ परी को ये लगता है कि सिर्फ शाहरुख ये है कि छोटू को अपनी आंखें वापस दे सके। सर आइडिया कैसे आया इस तरीके का कि मतलब इस तरीके की फिल्म बना सकते हैं? आई थिंक जब मैं ये कहानी लिखने बैठा तो एक रूल अपने आप के लिए सेट किया कि ये फ़िल्म एक हैप्पी फिल्म होगी। मैं अपने आप को ये विश्वास दिलाना चाह रहा था, स्पेशली लक्ष्मी के बाद, जो एक बहुत ही हार्ड हिटिंग फिल्म थी चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे, कि ये दुनिया इतनी बुरी जगह नहीं है। तो ये रूल लेकर के मैं कहानी लिखना शुरू किया। एंड इंडिया एक ऐसी कॉम्प्लेक्स जगह है जहाँ आपको अगर किसी भी एंगल से देखो तो कलरफुल कैरेक्टर्स मिलेंगे, और मेरा मकसद यही था कि ढेर सारे कलरफुल कैरेक्टर्स इस रोड जर्नी पे लेके आऊँ, विच द ऑडियंस कैन एन्जॉय। एंड ओवरराइडिंग रूल ये था कि ये कैरेक्टर्स अच्छे होंगे। सर फिल्म जो है वो राजस्थान में दर्शाई गई है, इसके पीछे कुछ कोई खास वजह? राजस्थान एक बहुत ही फैंटास्टिक जगह है। ये वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स हैं जो स्पेसिफिकली अपने सारे कल्चरल एलिमेंट्स को स्ट्रांगली अभी भी वो लोग ज़िंदा रखें हैं। चाहे टूरिज़्म के रीज़न के लिए हो, बट उनका म्यूज़िक, ट्रेडिशंस, हवेलियाँ, फोर्ट्स, एवरीथिंग इज़ इंटैक्ट। तो अगर आप वहाँ शूट करने जाओ तो इतने ब्यूटीफुल विजुअल एलिमेंट्स आपको मिलेंगे कि इट एनहांसेस द फिल्म। एंड अगर बात करी जाए अगर कास्टिंग की, तो बड़े दो प्यारे प्यारे बच्चे आपने सेलेक्ट करे हैं। किस तरीके से वो आए, किस तरीके से आपने उन्हें चुना? मैं हमेशा जब न्यू एक्टर्स को चुनता हूँ तो एक बहुत लंबी ऑडिशन प्रोसेस कंडक्ट करता हूँ, स्पेशली व्हेन इट्स किड्स, बिकॉज किड्स की आजकल हमेशा यही रहा है कि एक जो किड्स एक्ट करते हैं उनकी एक बुरी तरह की कंडीशनिंग किया जाता है। जिस तरह से वो डायलॉग्स बोलते हैं, बहुत क्यूट सा बोलते हैं, अनरियल बोलते हैं। तो लॉन्ग ऑडिशन मैंने कंडक्ट की, ऑलमोस्ट 500 बच्चे को हम ऑडिशन करें, और फाइनली ये दो मिले जो मुझे ऐसा लगा कि जो कैरेक्टर्स माइंड में थे, जिस तरह से मैंने डायलॉग्स लिखी, इनके थ्रू एकदम सही लग रहा था। एंड सर कहा जाता है कि बच्चों के साथ में जब काम किया जाता है तो बहुत मुश्किल होता है काम करना, उन्हें संभालना, उनकी शैतानियाँ कंट्रोल करना। तो आपने किस तरीके से उनको मतलब कंट्रोल में किया एंड किस तरीके से उनसे काम करवाया? आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। हाँ, मेरे रियल लाइफ में बच्चे नहीं हैं तो मेरे को कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं है, पर हमेशा जब मैंने बच्चों के साथ इंटरेक्ट की तो मैं सिर्फ उनको अडल्ट्स की तरह ट्रीट करता हूँ। बच्चों को अगर आप बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे तो वो बच्चों के डिमांड्स करेंगे, जो मूड स्विंग्स है ये सब करेंगे। पर अगर आप बच्चों को अडल्ट्स की तरह ट्रीट करो और उनको समझा कि ये ऐसा सिचुएशन है, हमको काम करने के लिए राजस्थान जाना होगा, वहाँ धूप सॉलिड होगी, टेम्परेचर्स बहुत हाई रहेंगे, दे अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड दे परफॉर्म अकॉर्डिंगली। एंड फिल्म में देखा जाए तो लड़का जो है वो ब्लाइंड है एंड एक परी का कैरेक्टर है। सो क्या क्या रेफरेंसेस लिए आपने इसके पीछे, क्या इंस्पिरेशन ली? नहीं, जब ब्लाइंड कैरेक्टर लिख रहा था तो मुझे एक सर्टेन लेवल ऑफ रियलिज्म ले आना था कैरेक्टर में। एंड ऑल्सो इकबाल के साथ भी मैंने ये अटेम्प्ट की। जब हमारे यहाँ डिसेबिलिटी के बारे में हम फिल्म्स बनाते हैं या उसके बारे में लिखते हैं तो एक बहुत ही गंदा सिंपथी अप्रोच के साथ लिखते हैं कि ये बेचारा। और अगर एक्चुअली आप डिफरेंटली एबल्ड पीपल के साथ बात करें तो दे डोंट लाइक दिस टैग, बेचारा टैग। वो बोलते हैं कि हम एग्जैक्टली वी आर लाइक यू। हाँ, हमारे थोड़े रेस्ट्रिक्शंस है, बट दैट हैपन्स इन लाइफ। तो ये डिग्निटी जो है डिसेबिलिटी के लिए, वो इसमें भी है। छोटू देख नहीं सकता, पर उसकी शरारतें या जो उसके वंडरफुल डायलॉग्स हैं वो सब एकदम सॉलिड है, ऑफ एनी लिटिल नहीं। उनका डायरेक्ट रेफरेंस से ज़्यादा उनके जो इंडिया में जो हीरो का मिथोलॉजी होता है, जिस तरह से हम अपने हीरोज़ को भगवान मानते हैं, वो फीलिंग को मैंने एक्सप्लोर किया इस फिल्म के थ्रू।
कोई भी एंड प्योरली इमेजिनेशन, अगर आप रूरल इंडिया के साइड में चले जाओ तो नॉर्मली सिटी में जो एक सर्टन फैन और सुपरस्टार का इंटरेक्शन होता है उसे कुछ अलग ही होता है. ये लोग साउथ में तो टेम्पल्स बनाते हैं. सो आई वॉज एक्सप्लोरिंग ओनली दैट फॉर द सलमान एंड शाहरुख एंगल. इट वॉज नॉट डायरेक्टली कि उनके बारे में कुछ कहा जा रहा है तो उनका परमिशन. ये आपको फिल्म देखना पड़ेगा. डेफिनेटली स्पेशल है. मैं जब फिल्में बनाता हूँ ऐसा रैंडमली तो बनाता नहीं हूँ, और किसी भी फिल्म मेकर को फिल्म बनाने में 1-2 साल लगते हैं, तो इट्स योर बेबी. एंड धनक 1 साल वर्ल्ड वाइड, हम ऑलरेडी 43 फिल्म फेस्टिवल्स अटेंड कर चुके हैं फिल्म के साथ. तो अब फाइनली इंडिया में रिलीज़ हो रही है. इसके अलावा 6 और कंट्रीज़ में रिलीज़ हो रही है. सो काफ़ी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं विन. एग्जैक्टली. एंड इसकी जर्नी अब एंड तक आ रही है. सो आई एम हैप्पी, आई एम स्माइलिंग. आई नो फिल्म लिव्स ऑन फॉर एवर अगर वो अच्छी है, बट एटलीस्ट फॉर नाउ दिस जर्नी एंड्स जून 17. एंड बॉलीवुड में काफ़ी लोगों ने तारीफ भी करी हुई है. स्क्रीनिंग में काफ़ी लोगों ने बोला हुआ भी है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो नॉर्मली हम स्क्रीनिंग्स करते हैं रिलीज़ के पहले, उसमें वी गॉटन फेवरेबल रिव्यूज़, पर एक्चुअली देखना होगा कि ये जून 17 को किस तरह से ट्रांसलेट करता है. एंड सलमान या शाहरुख के लिए भी कोई स्पेशल स्क्रीनिंग कुछ अरेंज की जा रही है क्या? ऐसी कुछ बात हुई है आपकी? कोशिश कर रहे हैं, पर दोनों लोग काफ़ी बिजी हैं. देखते हैं, अगर अभी भी आके धनक देखें इवन रिलीज़ के बाद, इट विल बी लवली. एंड सर 17 तारीख को आपकी फिल्म रिलीज़ हो रही है. जैसे कि बॉलीवुड की एक और बहुत बड़ी फिल्म भी साथ में आ रही है, उड़ता पंजाब. सर Right. इसके साथ में रिलीज़ करने में क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, दोनों इतने ऑपोजिट हैं दोनों फिल्म्स, दैट आई डोंट थिंक इट मेक्स अ डिफरेंस. जो लोग उड़ता पंजाब देखने जाएंगे वो वहाँ जाएंगे, जो लोग धनक देखने आएंगे वो इस साइड आएंगे. सो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी सच थ्रेट. और हमको ये बहुत पहले से पता था, ऑलमोस्ट 1 महीने से पता था कि हम उड़ता पंजाब के साथ आ रहे हैं. सो विल सी व्हाट हैपेंस जून 17. एंड सर एज यू नो, जैसे कि उड़ता पंजाब को लेकर कितनी सेंसरशिप के पीछे जो फाइट चली है, आप उसको सर किस नज़रिए से देखते हैं? मैं डेफिनेटली आर्टिस्ट के नज़रिए से देखता हूँ, और एज एन आर्टिस्ट आई अपोज सेंसरशिप. सर्टिफिकेशन होना चाहिए, सेंसरशिप नहीं. पर ये तो बहुत पुरानी फाइट है. मुझे हैदराबाद ब्लूज़ के टाइम पे 91 कट्स मिले थे, तो ये प्रॉब्लम उड़ता पंजाब के साथ ख़त्म नहीं होगा. ये तो होता ही रहेगा. मैं कोई अगला फिल्म बनाऊंगा जिसमें ढेर सारे कट्स मांगेंगे और हम लड़ेंगे. सो क्लियर रूल्स अगर है तो उसके साथ थिंग्स विल इम्प्रूव, बट द फाइट्स विल नेवर एंड. एंड सर जाते जाते क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से आप? बस जून 17 को प्लीज़ जाके, या 18 या 19 भी जाके धनक देखिएगा. मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि एटलीस्ट 1.5 घंटे के लिए आपके फेस पे एक स्माइल रहेगा, और आपको ये वापस विश्वास हो जाएगा कि ये दुनिया इतनी बुरी जगह नहीं है, अभी इसमें अच्छा ही बाकी है. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच.